Good morning students. We are going to discuss our third chapter, how do organisms reproduce. Okay students, we will discuss here. Yes, first that is your question, what is reproduction? Okay, how will you define it? First thing, reproduction is the process by which organisms produce young ones of their own kind and multiply in number. यानी रिप्रोडक्शन ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपने जैसे को उत्पन्न करते हैं और अपनी संख्या में क्या करते हैं, संख्या को बढ़ाते हैं. Although reproduction is not essential for an organism to stay alive, as in is nutrition, respiration and excretion, but still reproduction is most important characteristic feature for all living organisms because it is important for the continuation and perpetuation of race. Okay students, देखिए एक्चुअली रिप्रोडक्शन जिस तरीके से न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन इम्पॉर्टेंट है, उसी तरीके से यह उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है. फिर भी बिना इसके जो ऑर्गेनिजम्स की संख्या है वह समाप्त हो सकती है. ओके यानी ऑर्गेनिजम्स की संख्या को मेंटेन रखने के लिए, वो पृथ्वी पर उनकी संख्या बनी रहे, इसके लिए रिप्रोडक्शन बहुत ही आवश्यक है. नाउ अबाउट नीड ऑफ रिप्रोडक्शन. ओके, आखिर किस कारण से रिप्रोडक्शन कंपलसरी है? फर्स्ट थिंग, दैट इज योर कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ. वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, लिविंग बींग्स आर नॉट इमॉर्टल. एज वी नो, हम जानते हैं कि लिविंग बींग क्या होते हैं, ये इमॉर्टल नहीं है, ये इनकी डेथ होनी एक समय के बाद निश्चित है, बट दे आर एबल टू मेंटेन देयर एग्जिस्टेंस फॉर मिलियंस ऑफ ईयर फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑफ देयर ओरिजिन बिकॉज दे प्रोड्यूस देयर कॉपीज बाय रिप्रोडक्शन. ओके, आज मिलियंस ईयर्स के बाद भी आज ये लाइफ एग्जिस्ट है. इसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये अपनी कॉपी को हमेशा एक न्यू कॉपी को रिप्रोड्यूस करते रहे हैं. देन प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेसीज. ओके, पर्टिकुलर स्पेसीज को उसकी कंटिन्यूएशन के लिए लगातार उनकी जो रेसेस हैं, जातियां हैं, वो पृथ्वी पर बनी रहे, इसके लिए बहुत ही आवश्यक है. बिकॉज ऑर्गेनिजम्स ऑफ अ स्पेसीज प्रोड्यूस मेनी न्यू ऑर्गेनिजम्स वेरी सिमिलर टू देमसेल्फ. देयर नंबर इंक्रीजेज जनरेशन आफ्टर जनरेशन. दिस कॉज increase in the size of population and helps in the existence of the species. Okay students, now replacement of dead individuals. Okay, यानी dead के place पर new उनका place लेते हैं, ताकि इस तरीके से क्या हो जाता है कि ऑर्गेनिज्म, कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पृथ्वी से समाप्त नहीं होते हैं. ओके, न्यू इंडिविजुअल्स एडेड टू द पॉपुलेशन कंपनसेट फॉर द लॉस बाय द डेथ. यानी डेथ होने से जो पॉपुलेशन कम होता है उसको मेंटेन करने के लिए क्या हो जाता है, पॉपुलेशन ऐड कर दिया जाता है बाय द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्शन. नाउ रोल इन इवोल्यूशन. रिप्रोडक्शन इंट्रोड्यूसेस वेरिएशन इन ऑफस्प्रिंग. ओके, एंड ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ दीज वेरिएशंस इनटू द ऑफस्प्रिंग. दस रिप्रोडक्शन प्लेज अ की रोल इन इवोल्यूशन. इसके साथ साथ देखिए स्टूडेंट्स, समय समय के आधार पर क्या होता है कि न्यू स्पेसीज अर्थ पर क्रिएट होती हैं. जो पुराने हैं वो सरवाइव करने के लायक नहीं रहते हैं, इसलिए उनके प्लेस पर न्यू स्पेसीज आती हैं जो इम्प्रूव्ड वैराइटीज़ होती हैं, जो जल्दी पृथ्वी पर से ये रेजिस्टेंट, डिजीज रेजिस्टेंट होती हैं. देन ऐसी कई प्रकार की जो भी प्रॉब्लम होती है सबको वो फेस करने लायक बनती हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल पेरेंट. आइए देखते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में. टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज मेनली टू मेथड्स, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है. ओके, व्हेन reproduction occurs without the formation of fusion of gamete, it is called asexual reproduction. Okay, जब बिना
किसी गैमिट के फ्यूजन के कोई मतलब रिप्रोडक्शन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इट इज़ कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज इट डज नॉट इन्वॉल्व स्पेशल सेल्स कॉल्ड सेक्स सेल्स एंड गैमिट्स। ओके, इसमें क्या होता है, सेक्स सेल्स यानी और गैमिट्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इसलिए इनको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला जाता है। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन पेरेंट इज नीडेड टू प्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिज्म। केवल सिंगल पेरेंट से ही न्यू ऑर्गेनिज्म का क्रिएशन हो जाता है। नाउ अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आइए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज यूनिपेरेंट, इट मीन्स ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड इन द रिप्रोडक्शन। सेकेंड नंबर, इट डज नॉट अलाउ फ्यूजन ऑफ गैमिट, इसमें गैमिट्स का फ्यूजन नहीं होता है। ऑल द सेल डिविजन्स आर माइटोटिक एंड एमाइटोटिक। ओके, इसमें जो सेल डिवीजन होता है वह माइटोटिक या एमाइटोटिक होता है। देखिए इसमें जो सेल डिवीजन की जो सिस्टम होती है ये मियोसिस और माइटोसिस और मियोसिस दो प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो इसमें जो सेल डिवीजन होता है वो माइटोटिक सेल डिवीजन ही होता है। ओके, जिसमें नंबर ऑफ सेल सेम टू सेम उतने ही रह जाते हैं। माइटोसिस डिवीजन में 2n स्टेज ही रह जाता है, जबकि मियोसिस डिवीजन में क्या होता है, नंबर ऑफ सेल हाफ होता है। इट इज़ अ मेथड ऑफ रैपिड मल्टीप्लिकेशन। देखिए जहाँ पर रैपिड मल्टीप्लिकेशन की बात आएगी वहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही सबसे सक्सेसफुल होता है। ओके, डॉटर ऑर्गेनिजम्स आर जनरली आइडेंटिकल टू द पेरेंट, और जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है वो सेम एज टू द पेरेंट, वो मैक्सिमम उनके जैसा ही होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमनली फाउंड इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड लोअर एनिमल्स लाइक स्पंजेस एंड हाइड्रा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मुख्य रूप से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, पौधों में, तथा जो लोअर एनिमल्स होते हैं जिनमें स्पंज और हाइड्रा आते हैं उनमें होता है। नाउ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आइए हम लोग ये जानते हैं कि एसेक्सुअल के डिफरेंट जो फॉर्म्स होते हैं वो क्या क्या है। फर्स्ट वन दैट इज योर फ्यूजन, सेकेंड बडिंग, थर्ड इज स्पोर फॉर्मेशन, फोर्थ इज फ्रैगमेंटेशन एंड फिफ्थ इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ओके, now we will study about fission. Fission is the simplest and common method of asexual reproduction in unicellular organisms such as protozoa, okay, amoeba, paramecium, bacteria. In fission, a unicellular organism splits or divides into two or more identical parts. देखिए इसमें क्या होता है कि सेल दो बराबर भागों में बट जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ईच पार्ट लेटर बिकम्स अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, और बाद में यह चल करके एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का रूप ये ले लेता है। फ्यूजन इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन। ओके स्टूडेंट्स, आप जानते हैं बाइनरी फ्यूजन क्या होता है। इन बाइनरी फ्यूजन द पेरेंट ऑर्गेनिजम्स स्प्लिट in binary fusion the parent organisms splits into two small but identical daughter organism। ओके, आइडेंटिकल और दो पार्ट में वो डिवाइड होते हैं। बाइनरी फ्यूजन यूजुअली ऑकर इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट इज इन अमीबा एंड पैरामीशियम, जैसा कि आपने 8th में इसको पढ़ा होगा। ओके, नाउ बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा अंडर अनफेवरेबल environmental conditions for the growth and development amoeba reproduces by binary fusion। जब एडवर्स कंडीशन होता है तो खुद को वह प्रोटेक्ट करने के लिए अमीबा ऐसा करता है। ओके, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द न्यूक्लियस ऑफ अमीबा डिवाइड्स फर्स्ट इनटू टू एंड इज फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ओके, सबसे पहले न्यूक्लियस उसका डिवाइड होता है और उसके बाद साइटोप्लाज्म दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ओके, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस डिवाइड्स इनटू टू फॉलोड बाय साइटोप्लाज्म। इन दिस वे अमीबा डिवाइड्स इनटू
2 डॉटर अमीबी, और इस तरीके से वह 2 डॉटर अमीबी के रूप में डिवाइड हो जाता है। ना ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन इन पैरामीशियम, देखिए पैरामीशियम में ये ट्रांसवर्स फिजन होता है। ओके, इट इन पैरामीशियम बाइनरी फिजन ऑकर्स अलोंग ट्रांसवर्स एक्सिस। ओके, ट्रांसवर्स एक्सिस में ये होता है। अब फुल्ली ग्रोन अमीबा डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर पैरामीशियम। ओके, अब फुल्ली ग्रोन पैरामीशियम डिवाइड्स। ओके, पैरामीशियम वो 2 डॉटर पैरामीशियम में डिवाइड हो जा रहा है। यहाँ पर जैसा कि आपने अमीबा को देखा है, यहाँ पर पहले अमीबा क्या होता है, उसका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस इनलार्ज होकर के 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। फिर उसके बाद उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वह भी 2 भागों में बट करके 2 डॉटर अमीबी बन जाता है। सेम एज इट इज़ इसमें आपके पैरामीशियम में भी सेम वैसे ही होता है, बट इसमें ट्रांसवर्स फिजन होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल binary fission that is done in Leishmania. It is a parasitic protozoan which causes Kala-Azar disease. It has a whip-like flagellum at the anterior end. It's divided by longitudinal binary fission. मतलब ये longitudinal section में यह 2 भागों में बढ़ता है। First 2 flagella are formed. पहले क्या होता है, 2 फ्लैजिला बन जाते हैं। देन न्यूक्लियस एंड देन बॉडी डिवाइड लेंथवाइज, और इसी तरीके से फिर न्यूक्लियस और उनकी बॉडी भी लेंथवाइज डिवाइड हो जाती है। नाउ अबाउट मल्टीपल फिजन। स्टूडेंट्स, मल्टीपल फिजन में क्या होता है, इसमें एक सिस्ट के अंदर कई पार्ट्स में सेल डिवीजन होते जाता है, और एट लास्ट क्या हो जाता है कि जो सिस्ट होता है, सिस्ट ब्रेक होता है, और कई संख्या में अप्रॉक्सीमेट 1000 डॉटर ऑर्गेनिजम्स क्रिएट हो जाते हैं। ओके, मल्टीपल फिजन ऑकर्स अंडर अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन। ड्यूरिंग मल्टीपल फिजन ऑर्गेनिजम्स सिक्रीट्स अ प्रोटेक्टिव कवरिंग द सिस्ट, यानी वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गेनिजम्स अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवर क्रिएट करते हैं जिसे हम सिस्ट बोलते हैं अराउंड द सेल। इनसाइड द सिस्ट न्यूक्लियस डिवाइड्स सेवरल टाइम्स टू फॉर्म अ नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई, यानी कई बार डिवीजन होकर के कई बार ये डिवीजन होता है, और डॉटर न्यूक्लियाई की संख्या भी बहुत ही उत्पन्न हो जाती है। ईच डॉटर न्यूक्लियाई गेट सराउंडेड विद अ बिट ऑफ साइटोप्लाज्म। ओके, इसके चारों तरफ क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है। दस अ लार्ज नंबर ऑफ डॉटर इंडिविजुअल्स आर फॉर्म्ड। इस तरीके से कई संख्या में डॉटर इंडिविजुअल क्रिएट हो जाते हैं। ऑन द अराइवल ऑफ फेवरेबल कंडीशन, जैसे ही कंडीशन फेवरेबल हो जाता है, द सिस्ट रप्चर्स एंड सिंगल सेल्ड डॉटर डिवाइड्स। ओके, इसके बाद क्या हो जाता है कि सिस्ट वो रप्चर हो जाता है, और वह सिंगल सेल डॉटर इंडिविजुअल के रूप में वह फ्री हो जाता है, मुक्त हो जाता है, और वह सरवाइव कर जाता है। ईच ग्रोज इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स, और उनकी जितने भी उसके अंदर सिस्ट होते हैं, सिस्ट के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सभी वो क्या हो जाते हैं, वो सरवाइव कर जाते हैं। मल्टीपल फिजन ऑकर इन प्लाज्मोडियम, ये किस में होता है, जनरली प्लाज्मोडियम में होता है। इट प्रोड्यूसेस अबाउट 1000 डॉटर ऑर्गेनिजम्स। कितनी संख्या ये क्रिएट करते हैं, लगभग 1000 संख्या ये क्रिएट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दीज डॉटर ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज मेरोजॉइड्स, इनको हम बोलते हैं मेरोजॉइड्स कहते हैं। दे इन्वेड रेड ब्लड सेल्स ऑफ मैन एंड कॉज मलेरिया। ये क्या करते हैं कि ह्यूमन बीइंग के आरबीसी को, रेड ब्लड सेल को ये अपना शिकार बनाते हैं, और इस तरीके से ये मलेरिया डिजीज़ को क्रिएट करते हैं। नाउ अबाउट बडिंग, आइए देखते हैं बडिंग क्या होता है। बडिंग भी एसेक्सुअल का एक पार्ट है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। बडिंग इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स एज एन आउट ग्रोथ ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म। ईस्ट is a unicellular fungus
widely using the brewing and bakery industry. During the process, a bud appears outside of the cell wall. Okay students, इसमें ये होता है, जनरल देखा जाए तो ये ईस्ट में होता है। ईस्ट के चारों तरफ एक बड लाइक स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है और ये अगेन डिवाइड हो जाता है। ओके, द न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट ईस्ट सेल डिवाइड इनटू टू, यह दो में डिवाइड हो जाता है। वन ऑफ देम मूव्स इनटू अ बड, और वह बड के रूप में वह आगे की ओर निकल जाता है। द बड अल्टीमेटली सेपरेट्स फ्रॉम द पेरेंट सेल टू फॉर्म अ न्यू ईस्ट, और ये सेपरेट होकर के एक नया ये न्यू प्लांट को, न्यू ऑर्गेनिज्म को क्रिएट कर देते हैं। ओके, ultimately separates the bud ultimately separate from the parent cell to form a new daughter yeast. Okay, sometimes budding occurs so rapidly that daughter cells start budding even before being separated from द पेरेंट सेल। देखिए जैसा कि आपको यहाँ पर देखने को मिला है, यहाँ पर देखिए बड लाइक स्ट्रक्चर हुआ और उसके बाद ये डिवाइड होकर के एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल क्रिएट हो जा रहा है ईस्ट का। लेकिन कभी कभी ये प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि ये इंडिविजुअल्स अलग ना हो करके एक के ऊपर एक ये बर्ड्स ऐसे ही काफ़ी संख्या में ये हो जाते हैं और एट लास्ट ये ब्रेक होते हैं और कई संख्या में ईस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। आइए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखते हैं, दैट इज इन हाइड्रा। हाइड्रा में क्या होता है? हाइड्रा में भी बडिंग के द्वारा होता है। ओके, ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा यूज रीजेनरेटिव सेल्स फॉर बडिंग। इसमें रीजेनरेटिव सेल्स होती हैं जिसके थ्रू क्या हो जाता है, बडिंग क्रिएट होता है। इन हाइड्रा द बड एराइजेज फ्रॉम द बॉडी सरफेस एज एन आउटग्रोथ। इसके बॉडी के किसी पार्ट से एक आउट ग्रोथ के रूप में यह जनरेट होता है। इट इनलार्जेस एंड डेवलप्स टेंटिकल्स। ओके, यह धीरे धीरे बढ़ जाता है और बढ़ने के बाद बड पर क्या हो जाते हैं, टेंटिकल्स निकल जाते हैं। ओके, टेंटिकल्स क्या होते हैं, जैसा कि आप फाइबर के तरीके से एक स्ट्रक्चर उनके ऊपर होता है। ओके, देन आफ्टर व्हाट हैपन देयर, द फुल्ली फॉर्म्ड बड सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। अब ये जो फुल्ली मैच्योर्ड जो आपका हो जाता है बड, यह पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाता है एंड स्टार्ट्स एन इंडिपेंडेंट लाइफ, और उसके बाद वह एक इंडिपेंडेंट लाइफ को वह लीडिंग करता है। नाउ अबाउट स्पोर फार्मेशन। आइए स्पोर फार्मेशन के बारे में समझते हैं। ओके, स्पोर फार्मेशन इन फंजाई लाइक राइजोपस। ओके, राइजोपस क्या होता है? राइजोपस जब आप देखते होंगे कि अक्सर करके आपके रेनी सीजन में आप अगर डबल ब्रेड को यानी पाव को अगर कहीं पर रख देते हैं तो आप देखेंगे कि उस पर फंगस उग जाता है। ओके, यही आपका क्या होता है, राइजोपस होता है। ओके, ब्रेड मोल्ड के नाम से जिसे जानते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफी। राइजोपस में क्या देखने को मिलता है, अगर हम उसे माइक्रोस्कोप की मदद से देखें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से, तो उसमें हाइफी लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। हाइफी क्या है? जो रूट के तरीके से होती है, जैसा कि आप यहाँ पर फिगर में देख पा रहे हैं। ओके, दे बियर एरियल हाइफी कॉल्ड स्पोरेंजियोफोर। ओके, इसको हम स्पोरेंजियोफोर बोलते हैं। ये एयर से मॉइस्चर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने का मदद करता है। द स्पोरेंजियोफोर बियर एट देयर टर्मिनल एंड ब्लैक ब्लॉट्स कॉल्ड स्पोरेंजिया। ओके, उसके ऊपर एक काले रंग का होता है जिसे हम स्पोरेंजिया बोलते हैं। ओके, द स्पोर्स आर लिबरेटेड बाय द रप्चर ऑफ स्पोरेंजिया वॉल। ओके, स्पोरेंजिया वाल जैसे ही टूटता है, स्पोर्स उसमें से लिबरेट हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। द स्पोर्स आर कवर्ड बाय थिक वॉल दैट प्रोटेक्ट देम until they come in contact with some moist surface.
ओके। जब तक वो किसी मॉइस्ट कंडीशन वाले किसी सरफेस से नहीं मिलते हैं तब तक वो एक प्रोटेक्टिव कवर से वो कवर्ड होते हैं। ओके, दे ग्रो इनटू अ न्यू राइजोपस, और इस तरीके से वे न्यू राइजोपस के रूप में वो जनरेट हो जाते हैं। ओके, उग जाते हैं। नाउ व्हाट आर द मेन एग्जाम्पल्स? मेन एग्जाम्पल्स आर म्यूकर, पेनिसिलियम, एस्परजिलस एंड ऑल्सो रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। ये सभी स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा ही ये रिप्रोडक्शन करते हैं। नाउ फ्रेगमेंटेशन। ओके, वेरी सिंपल इन फ्रेगमेंटेशन। देखिए फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, स्पाइरोगायरा में जब एक मैच्योर प्लांट होता है तो मैच्योर होने के बाद ये किसी भी पार्ट से जब ये टूट जाते हैं मैच्योरिटी के बाद, तो हर एक पार्ट एक न्यू ऑर्गेनिज्म में रीजनरेट हो जाता है। फ्रेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इनटू 2 और मोर फ्रैगमेंट्स, यानी 2 या 2 से अधिक पार्ट में टूट जाने की प्रक्रिया को हम फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। ओके, एंड ईच विच ग्रोइंग इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, और इनमें से हर एक नए ऑर्गेनिज्म के रूप में वो ग्रो कर जाता है। फ्रेगमेंटेशन इज अ कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विथ सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, यानी अगर देखा जाए तो ये सिंपली ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। जिनका एग्जाम्पल क्या होता है, दे आर स्पाइरोगायरा। ओके, स्पाइरोगायरा ब्रेक्स इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स ऑन मैच्योरेशन। जब ये मैच्योर्ड हो जाते हैं तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। दीज फ्रैगमेंट्स ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल, और ये एक नए इंडिविजुअल के रूप में ये ग्रो कर जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रीजेनरेशन। ओके स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से पढ़िएगा। व्हाट इज रीजेनरेशन? द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द कट पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज रीजेनरेशन। रीजेनरेशन में ऐसा होता है कि जब एक्सीडेंटली कोई भी बॉडी पार्ट ऑर्गेनिज्म का वह टूट जाता है तो टूटने के बाद वह न्यू ऑर्गेनिज्म को क्रिएट कर देता है, इसी को हम रीजेनरेशन बोलते हैं। ओके, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द कट पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड रीजेनरेशन। सिंपल एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड प्लेनेरिया सो रीजेनरेशन। जनरली देखा जाए तो ये हाइड्रा और प्लेनेरिया में यह देखा जाता है। व्हेन द बॉडी ऑफ हाइड्रा ऑफ प्लेनेरिया इज कट इनटू अ नंबर ऑफ पीसेस, अगर इनको हम कई पीसेस में, ओके, कई छोटे छोटे टुकड़ों में अगर हम इसे काट देते हैं तो ईच पीस ऑफ द बॉडी ग्रो इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म, और इस तरीके से फिर क्या हो जाता है कि हर एक टुकड़ा एक न्यू ऑर्गेनिज्म के रूप में वह ग्रो कर जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आवर नेक्स्ट पार्ट दैट इज योर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ओके, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को भी आप ध्यान से देखिएगा, ये एग्ज़ाम में अक्सर इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस पर आप ध्यान देकर इसे अच्छे से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। ओके, नाउ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? अ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर पार्ट ऑफ अ प्लांट बॉडी सच एज रूट, स्टेम, लीफ डेवलप्स इनटू अ न्यू प्लांट। ओके, देखिए इसमें क्या होता है, प्लांट का कुछ बॉडी पार्ट जैसे कि रूट, स्टेम या लीफ, वही एक न्यू प्लांट के रूप में क्रिएट हो जाता है, जनरेट हो जाता है। इट इज़ द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। जनरली देखा जाए तो प्लांट्स में सबसे आसान तरीका ये होता है उनको रिप्रोडक्शन करने का। मोस्ट ऑफ द ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ग्रास, ऑर्किड, कैक्टी, मेडिसिनल प्लांट्स, यानी ये जो डिफरेंट प्लांट्स हैं, हॉर्टिकल्चरल प्लांट्स एंड प्लांट्स ऑफ इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस आर ग्रोन बाय द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। यानी जनरली ये सारे प्लांट्स वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से उगाए जाते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज
ऑफ टू टाइप्स, दैट इज नेचुरल एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ओके, आर्टिफिशियल जो मैनमेड होता है, नेचुरल जो नेचुरली अपने आप ऐसा क्रिएट हो जाता है। ओके, नेचुरल मेथड देखते हैं। These are method of multiplication with the help of vegetative propagation which occur naturally in the plant. First one, vegetative propagation by root। आइए root के थ्रू पहले देखते हैं। Roots of some plants like sweet potato, आपने स्वीट पोटैटो के बारे में आप जानते होंगे, या डहेलिया या एस्परजिलस डेवलप एडवेंटिटस रूट। ये क्या करते हैं, एडवेंटिटस रूट को ये जनरेट करते हैं। व्हेन सच रूट आर प्लांटेड इन द सॉयल, अब इन रूट को जब प्लांट में सॉयल में प्लांट किया जाता है तो न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड, तो उससे नए पौधे बन जाते हैं। द रूट ऑफ द गुआवा प्लांट ऑल्सो हैव बड, यानी गुआवा प्लांट के भी जो रूट्स होते हैं उसमें भी बडिंग हो जाती है। दीज बड्स कैन डेवलप इनटू गुआवा प्लांट, उसे भी कट करके अगर हम लगा देंगे तो क्या हो जाता है, प्लांट कर देंगे तो न्यू प्लांट जनरेट हो जाता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम। ओके स्टूडेंट्स, आइए स्टेम के थ्रू जानने का प्रयास करते हैं। इट टेक्स प्लेस इन सब एरियल एंड अंडरग्राउंड स्टेम। ओके, यह सब एरियल, ओके, इसके साथ साथ अंडरग्राउंड स्टेम में यह प्रक्रिया होती है। फॉर एग्जाम्पल इन ग्रास, जैसा कि आप ग्रास में देख रहे हैं, दे स्टेम ग्रोज अलॉन्ग द सरफेस ऑफ सॉयल एंड प्रोड्यूस रूट्स। ये आपके अर्थ सरफेस से, ओके, फॉर एग्जाम्पल इन ग्रास स्टेम ग्रोज अलॉन्ग द सरफेस ऑफ सॉयल। यस, सॉयल के सरफेस से यह बढ़ते हुए आगे की ओर चला जाता है एंड प्रोड्यूसेस रूट्स वेयर इट टचेज द ग्राउंड, और जहाँ जहाँ वह ग्राउंड को टच करता है वहाँ वहाँ उसमें रूट जनरेट हो जाता है। द लैटरल ब्रांच ऑफ सच अ स्टेम दैट रन्स हॉरिजेंटली इज कॉल्ड एज रनर। ओके, और जो हॉरिजेंटली रन करते हुए जो प्लांट्स चलते हैं उन्हें हम रनर बोलते हैं। अदर एग्जाम्पल ऑफ सब एरियल स्टेम प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट आर स्ट्रॉबेरी थ्रू स्टोलोन। ओके, स्ट्रॉबेरी में भी ऐसे ही होता है जिसे हम स्टोलोन बोलते हैं। वाटर हाइसिंथ, ओके, थ्रू ऑफसेट एंड द मिंट एंड सैंथियम दैट सकर्स। ओके, इन सब में क्या होता है, इन सब में इसी तरीके से हो जाता है। नाउ अबाउट जिंजर पोटैटो। वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, आपने अपने घर पे पोटैटो ज़रूर आपने लगाया होगा, आप वेरी सिंपली आप उसको समझ सकते हैं। और ऑल्सो सोर्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इनमें भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। द आईज प्रेजेंट ऑन पोटैटो एंड बल्ब ऑफ ओनियन एंड राइजोम ऑफ जिंजर गिव राइज टू एरियल शूट अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो ऐसे सिचुएशन में पोटैटो में बड निकल जाता है और जिंजर में जनरली राइजोम आ जाते हैं। ओके, और इसके साथ साथ इसमें एरियल शूट्स भी आ जाते हैं ओनियन में। ओके, इन सभी के थ्रू हम इनको कट करके न्यू प्लांट के रूप में इसे हम रीजनरेट करा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अबाउट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीव्स। आइए लीव्स के थ्रू जानते हैं कैसे होता है। फ्लेशी लीव्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स लाइक ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम एक प्लांट है, बेगोनिया बियर्स एडवेंटिटस बड ऑन द नॉचेज प्रेजेंट अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ दियर लीव्स, यानी लीव्स के उनकी मार्जिन पर क्या पाए जाते हैं, बर्ड्स होते हैं। दीज एडवेंटिटस बर्ड डेवलप इनटू प्लांटी, और धीरे धीरे ये छोटे पौधे के रूप में ये डेवलप हो जाते हैं अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। कब ऐसा होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में ही ऐसा होता है। व्हेन लीव्स फॉल ऑन द ग्राउंड, जब ये लीव्स ज़मीन पर गिरते हैं, प्लांटी एंड बर्ड्स डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स, और फिर ये नए पौधे के रूप में ये प्लांटी डेवलप हो जाते हैं। नाउ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय बल्बिल्स। ओके, इन एजी
oxalis and Dioscorea. Fleshy bud separate from the parent plant and grows into new plant. यानी इसमें क्या हो जाता है, फ्लेसी बड इनमें निकलता है. ओके, काफ़ी वो फ्लेसी होते हैं, बड़ी संरचना के रूप में होते हैं, और ये सेपरेट होकर टूट जाते हैं प्लांट से और नए प्लांट को वो जर्मिनेट कर, इस तरीके से वह जो प्लांट होता है वह जर्मिनेट होकर न्यू ऑर्गेनिज्म के रूप में डेवलप हो जाता है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आर्टिफिशियल मेथड. वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, इसको भी ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा. इन प्लांट्स where vegetative propagation by natural means it is difficult to occur, man-made method are carried out. These methods are called artificial propagation of plants. Okay, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें यह प्रक्रिया स्वयं नहीं हो पाती है, तो इसमें हम डिफरेंट मेथड के द्वारा आर्टिफिशियली उनको हम सेम ऐसी प्रक्रिया से गुजारते हैं जिससे कि एक नया पौधा क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है. These methods are used in agricultural for raising crops and in horticulture for cultivation of vegetables. Okay, सब्जी उगाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है. ओके, एग्रीकल्चर में क्या किया जाता है, सो दैट अपनी पैदावार को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है. ओके, फ्रूट्स, फ्लावर्स और वेजिटेबल्स को अधिक ग्रोथ करने के लिए ऐसा किया जाता है. These methods are as follows. आइए देखते हैं ये मेथड्स क्या हैं. फर्स्ट, कटिंग. ओके, कटिंग इज अ कॉमन मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन प्लांट. स्टेम कटिंग, रूट कटिंग, लीफ कटिंग आर द मेथड यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. ओके, जिसमें वेरी सिंपली प्लांट के स्टेम को काटते हैं, या तो रूट को काटते हैं, या तो लीफ को कट करके हम लगा देते हैं और एक नया इंडिविजुअल, नया प्लांट क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है. स्टेम कटिंग, वेरी सिंपल. स्टेम कटिंग किस में होता है, स्टेम कटिंग हम करते हैं शुगर केन में, लेमन में और चाइना रोज़. ऐसे कई हैं जिनमें हम ऐसा इस तरीके से ग्रो करते हैं. द स्टेम टू बी ग्रोन इन ईच कट इनटू 20 to 50 सेंटीमीटर लॉन्ग पीसेस. यानी 20 से लेकर के 50 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस में उसे कट कर दिया जाता है. they are cut obliquely and planted into moist soil, और फिर उनको moist soil में उन्हें हम प्लांट कर देते हैं. ओके, डेवलप into adventitious, the cutting develop adventitious root and shoots grow into new plants. ओके, अब जो कटिंग वाला पार्ट होता है वहाँ पर एडवेंटिटस रूट जनरेट हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ फिगर पर देख रहे हैं. यहाँ पर आपने कटिंग किया, कटिंग करके उसको प्लांटिंग उनकी कर दिया, मिट्टी में लगा दिया, और फिर क्या देखते हैं, एडवेंटिटस रूट यहाँ क्रिएट हो जा रहा है. ओके, बाय रूट कटिंग आर कॉमनली यूज्ड इन प्लांट लाइक टैमरिंड एंड ब्लैकबेरी. ओके, मोस्ट कॉमनली ये इन दो प्लांट्स में ही किया जाता है. दीज आर टेकन फ्रॉम हेल्दी प्लांट्स. ओके, हेल्दी प्लांट से इसे लिया जाता है. दे आर कट इनटू पीसेस अबाउट 7 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, प्लेस्ड इनटू मॉइस्ट सॉइल, हॉरिजेंटल पोजीशन. रूट्स एंड शूट्स आर डेवलप इनटू न्यू प्लांट फ्रॉम दीज कटिंग्स. ओके स्टूडेंट्स, ये बहुत ही कॉमन है. 7 से 10 सेंटीमीटर तक इसे काटते हैं. काटने के बाद इसको मॉइस्ट सॉइल में इसे हम प्लांट कर देते हैं, लगा देते हैं, और थोड़े समय के बाद उसमें एडवेंटिटस रूट जनरेट हो जाता है. नाउ अबाउट लीफ कटिंग. आइए लीफ कटिंग को देखते हैं. लीफ कटिंग, सम प्लांट्स with succulent leaves can be propagated by the leaf cutting, that is begonia and peperomia. ओके, ये दो ऐसे प्लांट हैं जिनमें उनके लीफ को अगर हम कट करके लगा देते हैं तो वो भी नए प्लांट के रूप में जनरेट हो जाते हैं. नाउ अबाउट लेयरिंग. आइए देखते हैं लेयरिंग क्या होता है. इन लेयरिंग, न्यू प्लांट आर प्रोड्यूस्ड from parent stem without detaching it
इन द इनिशियल स्टेज, यानी शुरू में हम सीधे प्लांट के पार्ट को कट करके बाहर नहीं निकालते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इट इज़ डन बाय, पहले माउंड लेयरिंग को समझते हैं। ये क्या होता है माउंड लेयरिंग? इट इज़ introduced by bending the lower branch to the ground and covering it in the moist soil। देखिए क्या करते हैं, जो लोअर इनकी ब्रांचेज होती हैं उसको बेंड करके नीचे मिट्टी तक लेकर जाते हैं और फिर उसमें उसको मॉइस्ट सॉइल से उसको ढक देते हैं। ओके, ढकने के बाद देखेंगे कुछ समय के बाद उसमें एडवेंटिटस रूट जनरेट हो जाते हैं। अब इसको हम कट करके कहीं किसी और नए जगह पे हम उसको प्लांट कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज माउंट लेयरिंग। आफ्टर सम टाइम एडवेंटिटस रूट आर डेवलप। ओके, दीज ब्रांचेज आर कट फ्रॉम द पेरेंट एंड प्लांटेड into new plants। okay, mound layering is practiced in plant like jasmine। okay, किन पौधों में ये किया जाता है, जैस्मीन में, स्ट्रॉबेरी, ओके, ऐसी ग्रेप वाइन, इन सबको ऐसे ही लगाते हैं। ओके, नाउ एरियल लेयरिंग ऑफ और एयर लेयरिंग ऑफ गुटी। आइए देखते हैं एरियल लेयरिंग क्या होता है। दिस मेथड इज यूज्ड in plants like orange, guava, lemon, लीची। जनरली इसमें यह प्रक्रिया की जाती है जिसमें एरियल लेयरिंग की जाती है। थिक ब्रांचेज, etc हैविंग थिक ब्रांचेज विच कैन नॉट बी बेंड। ओके, इनकी जो ब्रांचेज होती हैं वो बेंड करके नीचे तक उनको हम नहीं ले जा पाते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, ओके, इन सच प्लांट अबाउट 1 इंच बार्क अराउंड द स्टेम इज रिमूव्ड। स्टेम से लगभग 1 इंच तक बार्क यानी छाल को हटा दिया जाता है। एंड इट इज कवर्ड विद मॉइस्ट ग्रास रैप्ड विद द पॉलीथीन सीट, यानी उसमें क्या करते हैं कि उसको ग्रास के थ्रू पॉलीथीन से उसको कवर कर देते हैं। ओके, एन अर्थन पॉट विद अ होल एट द बॉटम इज हंग फॉर द ब्रांचेस एबव द रिंग टू सप्लाई वाटर। ओके, वहाँ पर एक घड़े को हम क्या कर देते हैं, वहाँ पर लगा देते हैं, टांग देते हैं और उससे ड्रॉप वाइज उस पर वाटर, पानी को गिराते रहते हैं। व्हेन एडवेंटिटस रूट अपीयर, स्टेम इज कट बिलो एंड द लेवल ऑफ द रूट आर प्लांटेड। ओके, अब यहाँ से क्या करते हैं, इसको एडवेंटिटस रूट जब देखते हैं उसमें जनरेट हो जाता है तो उसे कट करते हैं, कट करके उसे किसी नए जगह पे उसे प्लांटेड कर दिया जाता है। नाउ अबाउट ग्राफ्टिंग। आइए देखते हैं ग्राफ्टिंग क्या होता है। Grafting, the technique of joining shoot system of one plant over a stump of another related plant to form a composite plant is known as grafting। ओके, देखिए इसमें क्या करते हैं, एक पौधे की स्टेम को काटकर दूसरे पौधे की स्टेम पर लगाकर उसको हम एक नए पौधे का निर्माण करते हैं। ओके, द प्लांट हुज सिस्टम इज टेकन इज कॉल्ड स्टॉक। ओके, जिसका हम पार्ट लेते हैं उसे हम स्टॉक कहते हैं। एंड द प्लांट हुज शूट सिस्टम इज टेकन इज कॉल्ड एज सियॉन। ओके, द stock plant should be resistant to disease and have a deep root system for absorbing water and mineral, and the season is better yield giving plant। okay, जो इसमें स्टॉक प्लांट होता है वो डिजीज रेजिस्टेंट हुआ, और मान लेते हैं कि जो दूसरा जो ऊपर वाला प्लांट है वो क्या है, वो अधिक
फ्रूट देने वाला प्लांट है, ओके, फ्रूट यील्डिंग है, वो वो अधिक से अधिक प्रोडक्शन करने में सक्षम है। अब इस तरीके से क्या होता है कि एक ऐसा नया प्लांट तैयार हो जाता है जो डिजीज रेजिस्टेंट भी होगा और इसके साथ साथ यील्ड भी अधिक से अधिक ये क्रिएट करेगा, देगा। ओके, आइए अब हम जानते हैं एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एडवांटेज क्या है, उसका बेनिफिट क्या है? ओके, इट इज़ चीपर एंड रैपिड कन्वीनियंट मेथड फॉर ग्रोइंग प्लांट। ये सबसे सस्ता और बहुत जल्दी से नए पौधे को ग्रो कराने का एक कन्वीनियंट, सबसे आसान तरीका है। पोटैटो, फॉर एग्जांपल, पोटैटो नीड्स ओनली 3 मंथ्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ न्यू क्रॉप व्हेन रेज्ड फ्रॉम ट्यूबर, whereas it takes 15 months raised from seeds। ओके, इस तरीके से देखा जाए तो जो सीड्स होते हैं, अगर सीड से कोई चीज़ आप ग्रोथ कराते हैं तो लगभग कितना समय ले लेता है, वो 15 मंथ का करीब समय वो चला जाएगा, लेकिन यहाँ 3 मंथ्स के अंदर ही यह पोटैटो क्रिएट हो जाता है ना। प्लांट सच एज बनाना, फिग, ग्रेप्स, ऑरेंज, पाइनएप्पल एंड रोज डू नॉट फॉर्म विजिबल सीड। ओके, इनमें सीड पाया ही नहीं जाता है। दीज प्लांट्स कैन बी ग्रोन बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इसलिए इनको अगर हमें क्रिएट करना है तो हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का ही सहारा ले सकते हैं। नाउ डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रूट एंड फ्लावर्स कैन बी मेंटेन्ड। ओके, इसमें इंडेफिनेटली हम ये कर सकते हैं, डिजायरेबल कैरेक्टर को भी हम गेन कर सकते हैं फ्रूट या प्लांट में, जैसा हम डिजायर्ड कैरेक्टर चाहें हम उसे उगा पाएंगे ना। प्लांट ग्रोन बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आर ऑफ यूनिफॉर्म साइज एंड क्वालिटी एंड बियर फ्रूट्स विथ सेम टेस्ट। ओके, प्लांट की क्वालिटी और उनका साइज और फ्रूट का टेस्ट सेम वैसे ही होगा, उसमें कोई नया परिवर्तन नहीं होगा। ओके, ना बाय सर्वाइवल रेट ऑफ दीज प्लांट्स इज 100%, वेयर एज इट इज़ ओनली 10% रेज्ड बाय सीड्स। ओके, अगर देखा जाए तो लगभग 100% चांस होता है कि ये ऐसे प्लांट जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से क्रिएट किए जाते हैं वो श्योर ही वो जर्मिनेट करते हैं, लेकिन सीड से देखा जाए तो केवल 10% ही चांसेस होते हैं प्लांट को जर्मिनेट करने का। बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्लांट कैन बी इजीली बी इंट्रोड्यूस्ड इन न्यू एरियाज। ओके, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करके हम प्लांट्स को किसी नए एरिया में हम उसे लगा सकते हैं। ओके, नाउ लिमिटेशंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं? इट डज नॉट प्रोड्यूस अ न्यू वेराइटी, नई वेराइटी कोई क्रिएट नहीं होगी, सेम एज इट इज़ वही क्वालिटी वाला आपका नया पौधा क्रिएट हो जाएगा। प्लांट्स लूज विगर व्हेन ग्रोन रिपीटेडली। ओके, देन इट लीड्स टू ओवर क्राउडिंग अराउंड द मेन प्लांट एंड लीडिंग टू कंपटीशन फॉर फूड एंड स्पेस। मतलब एक ही प्लांट की ओवर क्राउडिंग हो जाएगी तो ये खुद के लिए ये एक तरीके से कंपटीशन क्रिएट कर देंगे। अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। इसके साथ साथ अनडिजायरेबल कैरेक्टर अगर कुछ प्लांट के अंदर है तो वह एक से दूसरे में वह क्या होता रहेगा, वह ट्रांसफ़र होता ही जाएगा। ओके, डिजीज contacted by the plants parent plant are transmitted to daughter plant। और जो आपका पेरेंट प्लांट है उससे वह डिजीज आपके पेरेंट प्लांट में भी, डॉटर प्लांट में भी क्या हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेट्स कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग टाइम लाइक सीड्स, यानी इसको हम लंबे समय तक हम उसको बचा करके नहीं रख सकते उस प्लांट को। जिस तरीके से हम छोटे से छोटे पौधे को आप कहीं लंबे समय तक उसको रख नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सीड को हम लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं, जब चाहे उसको हम ग्रो करा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अबाउट टिश्यू कल्चर। ओके स्टूडेंट्स, ये न्यू मॉडर्न साइंस का क्रिएशन है। टिश्यू कल्चर आजकल इसकी देन है कि ऐसी कई प्लांट्स
जो आज समाप्त होने की कैटेगरी में है, आज वो भी रीजनरेट किए जा रहे हैं। दिस इज अ टेक्निक ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट बाय कल्चरिंग सेल और टिश्यू इन अ कल्चरल मीडियम, यानी किसी कल्चरल मीडियम में प्लांट के किसी सेल या टिश्यू को लेकर के ही नए पौधे को जनरेट कर दिया जाता है। नया पौधा वो क्या हो जाता है, उसका बर्थ हो जाता है। व्हेन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज नॉट पॉसिबल इन अ प्लांट, इट्स बर्ड्स शूट एपेक्स, ओके, अगर किसी पार्ट से नहीं हो पाता है तो हम प्लांट के बड से या शूट एपेक्स से एंड सम अदर पार्ट्स इज यूज्ड फॉर माइक्रो प्रोपेगेशन। तो हम क्या करते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन कराते हैं। अगर किसी पार्ट से जनरेट मतलब नया पौधा नहीं बन पा रहा है तो हम उसके रूट एपेक्स या शूट एपेक्स से हम क्या करते हैं, सेल को लेते हैं और नए प्लांट को हम माइक्रो प्रोपेगेशन के द्वारा रीजनरेट कराते हैं। ओके, दिस प्लांट इज कॉल्ड एज एक्सप्लांट, और ऐसे प्लांट को हम एक्सप्लांट भी बोलते हैं। ओके, नाउ स्टेप इन्वॉल्व इन माइक्रो प्रोपेगेशन। ओके, अ स्टेराइल बड आर शूट एपेक्स इज कल्चर्ड इन अ न्यूट्रिएंट मीडियम। एक न्यूट्रिएंट मीडियम लेते हैं जिसमें स्टेराइल बड या शूट एपेक्स को हम लेते हैं। ओके, सून इट्स सेल्स ग्रो एंड डिवाइड टू फॉर्म अ मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स एंड कैलस कॉल्ड कैलस। ओके, उसके बाद देखते हैं कि थोड़े ही समय में अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का एक समूह देखने को मिलता है। ओके, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैलस बोलते हैं। दिस कैन बी मेंटेन्ड एंड मल्टीप्लाइड फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड, और ये लंबे समय तक ये उनमें मल्टीप्लिकेशन चलते रहता है। व्हेन अ स्मॉल पोर्शन ऑफ कैलस इज ट्रांसफर्ड टू अ न्यूट्रिएंट with specific hormone, it differentiated into miniature plant called plantlets. okay, जब उसे हम किसी हार्मोन या तो न्यूट्रिएंट मीडियम में डालते हैं तो धीरे धीरे वह छोटे छोटे पौधों के रूप में वह डेवलप होना शुरू हो जाता है। आफ्टर 4 to 6 weeks plantlets are transferred to the pots और टू द सॉयल। लगभग 4 से 6 सप्ताह के बाद अब उस छोटे से पौधे को किसमें, मिट्टी में या पॉट में उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। बाय दिस मेथड इनडेफिनिट नंबर ऑफ प्लांट्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ स्मॉल मास ऑफ पेरेंटल टिश्यू, यानी किसी पेरेंट टिश्यू के छोटे से पार्ट से भी हम उसकी हजारों संख्या में, इनडेफिनिट, हजारों नहीं असंख्य संख्या उसका हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ एडवांटेज ऑफ टिश्यू कल्चर। आइए देखते हैं टिश्यू कल्चर का क्या एडवांटेज है, इससे बेनिफिट क्या होता है। इट प्रोवाइड्स रैपिड प्रोपेगेशन ऑफ आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स। ओके, जैसा पौधा होता है उसी के तरीके से एक नया पौधे को तेज़ी से प्रोपेगेट करने में यानी उत्पन्न करने में मदद करता है। वेरी स्मॉल एक्सप्लेंट्स कैन बी यूज्ड फॉर माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन के लिए बहुत छोटे प्लांट को यूज किया जाता है। वेरी स्मॉल एक्सप्लेंट्स कैन बी यूज्ड फॉर माइक्रो प्रोपेगेशन। ओके, यूजुअली द प्लांटलेट्स ऑब्टेन्ड आर डिजीज फ्री। इनसे जो भी प्लांट ऑब्टेन होते हैं वो डिजीज फ्री होते हैं। इट कैन बी कैरीड आउट थ्रू आउट द ईयर। ओके, और पूरे वर्ष भर हम जब चाहें तब प्लांट को उगा सकते हैं। प्लांट्स कैन बी ग्रोन इवन फ्रॉम स्टेराइल हाइब्रिड। ओके, स्टेराइल हाइब्रिड जो होते हैं उनसे नया पौधा उगता नहीं है, नहीं आप उगा सकते हैं किसी भी हाल में, उनका जो सीड होगा उससे भी नहीं उगेगा। तो ऐसे में क्या होता है, यह इस प्रक्रिया द्वारा हम उगा पाएंगे। माइक्रो प्रोपेगेशन इज यूज्ड फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ डिजीज फ्री ऑर्किड। ओके, किनको उगाने में हम इसका जनरली हेल्प लेते हैं। डिजीज फ्री ऑर्किड्स, ग्लैडियोली, ओके, क्राइसेंथेमम, देन कार्नेशंस, सुगर केन,
एंड अदर ऑर्नामेंटल प्लांट्स, यानी जनरली देखा जाए तो ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए ये सबसे सक्सेसफुल होते हैं। एन एम्ब्रियो विच डाइज कैन बी मेड टू ग्रो, एम्ब्रियो रेस्क्यू, यानी यहाँ तक कि ऐसे एम्ब्रियो जो कम्प्लीटली डाई हो चुके हैं, डेथ उनकी हो चुकी है, उनसे भी हम माइक्रो प्रोपगेशन करा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अबाउट sexual reproduction. What is sexual reproduction? We will study in this part. We have study here about asexual reproduction. Now our asexual reproduction is completed. Students, we are going to discuss about sexual reproduction. Okay. Sexual reproduction is a type of reproduction that involves two individuals belonging to different sexes. जैसा कि हमने उसमें क्या पढ़ा था, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल सिंगल पेरेंट की ज़रूरत होती है। यहाँ पर इसमें टू डिफरेंट सेक्सेस आर इन्वॉल्व इन दिस, दैट आर मेल्स एंड फीमेल्स आर द टू सेक्सेस दैट टेक पार्ट इन दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और इसमें मेल और फीमेल दो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। द मेल ऑर्गेनिजम्स फॉर्म मेल गैमिट। ओके, मेल ऑर्गेनिज्म से मेल गैमिट या स्पर्म बनता है, जबकि फीमेल से फीमेल प्रोड्यूसेस फीमेल गैमिट आर ओवा। यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ गैस ऑफ जाइगोट। ओके, अगर देखा जाए तो मेल स्पर्म एंड ओवा मिलकर के क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। गैमिट्स आर फॉर्म्ड इन द सेक्स ऑर्गन्स। इट इन्वॉल्व्स रिडक्शन, ओके, और माइटोसिस और मियोसिस डिवीजन। देखिए जनरली स्टूडेंट्स ये होता है कि इसमें स्पर्म सेल हो या तो एग सेल, इसमें माइटोसिस या रिडक्शन डिवीजन जिसको बोलते हैं, यह प्रक्रिया बाय नेचर होता है, जिससे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होती है वह इनमें संख्या उसकी आधी हो जाती है। और जैसे कोई मेल है तो मेल के स्पर्म में जो संख्या होगी, जैसे अगर जनरली देखा जाए तो अगर किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 है तो उसमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएगा। ओके, और फीमेल में भी उसमें भी रिडक्शन डिवीजन होकर के उसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, 23। लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद मेल और फीमेल गैमेट दोनों एक साथ फ्यूज करते हैं, मिलते हैं, तो इस तरीके से क्या हो जाता है, 2n स्टेज बन जाता है, यानी हाफ पेरेंट सेल, हाफ मेल का और हाफ फीमेल का, ये दोनों एक साथ मिल करके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उसमें 46 हो जाता है। और ऐसे क्या हो जाता है कि जो ऑर्गेनिज्म क्रिएट होना चाहिए वही उत्पन्न होता है। लेकिन अगर माइटोसिस डिवीजन या रिडक्शन डिवीजन नहीं हुआ होता तो क्या होता कि सपोज दैट किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है तो उसकी संख्या कितनी हो जाती, जस्ट इसका डबल, दैट इज योर 46 का डबल कर दीजिए, ओके, दैट इज योर 92। तो इस तरीके से यह क्या होता है कि यह कंप्लीट माइटोसिस डिवीजन अगर नहीं होता तो ये आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं हो पाता। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके, इन एनिमल्स इट इज बाय पेरिनियल, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व और मेल एंड फीमेल, and in plants it involves separate male and female reproductive organs. Okay, gametes are formed, okay, gametes बनते हैं। the gametes are produced by meiotic division which are haploid. okay, haploid का मतलब जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधी होती है, डिप्लॉयड में वो डबल हो जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ओके, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट फ्रॉम टू डिफरेंट पेरेंट्स टेक्स प्लेस। अब क्या हो जाता है, मेल और फीमेल गैमेट एक साथ मिलते हैं और जाइगोट बन जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन डिप्लॉयड जाइगोट इज फॉर्म, डिप्लॉयड जाइगोट बन जाता है और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की संख्या
वो प्रॉपर मेंटेन हो जाती है। जाइगोट अंडरगोज रिपीटेड मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म अ डॉटर ऑर्गेनिज्म, और इस तरीके से डॉटर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनका फॉर्मेशन धीरे धीरे माइटोटिक डिवीजन के द्वारा होना शुरू हो जाता है। डॉटर ऑर्गेनिजम्स आर जनरली डिफरेंट फ्रॉम बोथ पेरेंट बट रिजेंबल इन सर्टेन फीचर्स। ओके, डॉटर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं फ्रॉम बोथ द पेरेंट, यानी दोनों पेरेंट से देखा जाए तो ये जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं, लेकिन उनके जो फीचर्स होते हैं वो काफ़ी हद तक ये मैच करते हैं। ओके, सिग्निफिकेंस रिप्रोडक्शन का जो देखने की बात है तो इसको एक्चुअली देखा जाए तो ये अधिक इम्पोर्टेंट नहीं, फिर भी इसको जान लेते हैं। इट रिजल्ट in new combination of genes brought in the zygote. This increases genetic variation and diversity in characteristics. अब देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जेनेटिकल वेरिएशन हो जाता है, यानी न्यू जो जनरेशन होगा वह प्रीवियस जनरेशन से एडवांस होगा। ओके, और इस तरीके से यह कैरेक्टर्स में भी डाइवर्सिटी आ जाती है, यानी दोनों के कैरेक्टर मिक्सअप हुए, इसलिए एक न्यू इंडिविजुअल जो बनता है वो पहले वाले से अधिक एडवांस होगा। ओके, नाउ हियर वी विल स्टडी अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सबसे पहले हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग ह्यूमन बीइंग का पढ़ेंगे। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ फ्लावर्स। जनरली देखिए एंजियोस्पर्म में ये कैसे होता है, फ्लावर्स की मदद से होता है। ओके, द फ्लावर्स इनक्लोज रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, यानी इनके अंदर क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स फ्लावर के अंदर होते हैं। देयरफॉर फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट। अगर हम ये क्वेश्चन करें कि प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है तो उसे हम फ्लावर ही बोलेंगे। इन मोस्ट फ्लावरिंग प्लांट्स मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर। ओके, मैक्सिमम पौधों में देखें तो मेल और फीमेल जो होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट वो एक ही पौधे में होता है, जैसे मस्टर्ड, हिबिस्कस। सच फ्लावर्स आर कॉल्ड एज बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। ओके, इनको हम बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं क्योंकि दोनों सेक्स एक ही प्लांट के अंदर अवेलेबल है। these are other flowers in which either male or female organ is present, as in papaya and watermelon they are called as unisexual। और जिनमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यानी अलग अलग पौधों में एक प्लांट में मेल ओनली मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा और दूसरे में फीमेल होगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। ओके, नाउ स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल फ्लावर। आइए देखते हैं टिपिकल फ्लावर का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, जिसमें जो इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, दैट इज योर कैलिक्स। ओके, कैलिक्स इज अ आउटर मोस्ट वॉल ऑफ अ फ्लावर। इट इज फॉर्म्ड ऑफ 5 green colored leaf like parts called sepals। ओके, ये किससे बने होते हैं, ये सेपल्स के से ये बने होते हैं। कैलिक्स इज आउटर मोस्ट वॉल, यह सबसे बाहरी भाग होता है फूल का, और इसमें ग्रीन कलर के लीफी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ओके, जिसे हम सेपल्स बोलते हैं। देयर फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द फ्लावर बड कंडीशन। ओके, जब पौधे बड कंडीशन में होते हैं तो उन्हें बचाने का काम इनका होता है। करोला इज फॉर्म्ड ऑफ कलर्ड पेटल्स। ये किससे बने होते हैं, ये रंगीन पेटल से बने होते हैं। आप यहाँ पर फ्लावर के स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, स्टिग्मा, ओके, ओव्यूल्स, सेपल्स, पेटल्स, फिलामेंट्स, स्टाइल, उसी को हम डिटेल कर रहे हैं। ओके, corolla is formed of colored petals that lie inner to the calyx,
यानी कैलिक्स के ठीक अंदर ये पाए जाते हैं। ओके, दे आर फाउंड इन वेरियस कलर्स, ये अलग अलग कलर के होते हैं। देयर ब्राइट कलर सर्व्स टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, और इनका काम क्या होता है, इनका जो कलर होता है ये डिफरेंट इंसेक्ट को पॉलिनेशन के लिए यह अपनी ओर अट्रैक्ट करने का काम करता है। नाउ अबाउट एंड्रोसियम, एंड्रोसियम क्या होता है, एंड्रोसियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव वॉल ऑफ द फ्लावर। ओके, एंड्रोसियम यह मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एंड इज फॉर्म्ड ऑफ स्टामेन्स। ओके, और इसमें यह स्टामेन से मिलकर के बना होता है। दे लाई जस्ट विद इन द करोला। ओके, करोला के ठीक अंदर ये पाए जाते हैं। देयर मे बी सेवरल स्टामेन इन अ फ्लावर, एक फ्लावर में कई स्टामेन्स हो सकते हैं। ईच स्टामेन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। ओके, और स्टामेन के 2 पार्ट होते हैं। फिलामेंटस पार्ट को स्टाक बोलते हैं एंड स्वॉलन बॉइल्ड, और जो स्वॉलन पार्ट ऊपर का होता है उसे हम एंथर बोलते हैं। द एंथर बियर्स पॉलन सैक, और एंथर के अंदर पॉलन सैक पाए जाते हैं। इन ईच पॉलन सैक इज प्रेजेंट अ येलो पाउडरी मास कॉल्ड पॉलन, और एंथर के अंदर क्या पाया जाता है, पाउडरी मास येलो कलर का होता है जिसे हम पॉलन बोलते हैं। ओके, पॉलन कंटेन्स न्यूमरस पॉलन ग्रेन्स, और इसके अंदर कई पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। दे आर मेल गैमिट्स, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, मेल गैमिट बोलते हैं। गैनोसियम आर पिस्टिल, गैनोसियम क्या होता है, गैनोसियम इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। ओके, यह फ्लावर का कौन सा पार्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इट इज फॉर्म्ड ऑफ 1 or more कार्पल्स। ओके, यह एक या एक से अधिक कार्पल्स से बने होते हैं। कार्पल्स लाई इन द सेंटर ऑफ फ्लावर एज अ फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर। ओके, यह फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर में होते हैं। अ कार्पल इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओके, ये 3 पार्ट से बने होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी से मिलकर बने होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक टिपिकल कार्पल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। नीचे दैट इज योर थैलेमस, देन ये ओवरी के अंदर ओव्यूल पाए जाते हैं। स्टाइल ऊपर वाले पार्ट्स को बोलते हैं। देन एट द अपर पार्ट दैट इज नोन एज स्टिग्मा। ओके, स्टिग्मा इज द अपर टर्मिनल पार्ट ऑफ कार्पल, इट रिसीव्स पॉलन ग्रेन्स। ओके, इनका काम क्या होता है, पॉलन ग्रेन को रिसीव करना। स्टाइल, इट इज द मिडल लॉन्ग पार्ट ऑफ अ कार्पल विच कनेक्ट द स्टिग्मा विद ओवरी, जिसका काम क्या होता है, स्टिग्मा को ओवरी तक कनेक्ट करना। ओके, नाउ स्टाइल, नाउ ओवरी, द बेसल स्वोलन पार्ट ऑफ कार्पल इज ओवरी। ओके, बेस पर जो स्वोलन फूला हुआ पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम ओवरी बोलते हैं। ओवरी बियर्स सेवरल ओव्यूल्स, जिसमें कई ओव्यूल्स पाए जाते हैं। अ फीमेल गैमिट कॉल्ड ओवम आर एग इज प्रोड्यूस्ड इन ईच ओव्यूल, और हर एक ओव्यूल के अंदर एग प्रोड्यूस किए जाते हैं। द ओवरी में बी यूनिलॉकुलर। ओके, या तो वह यूनिलॉकुलर होगा। व्हेन देयर इज 1 चैम्बर, अगर एक ही चैम्बर उसके अंदर हुआ तो उसको यूनिलॉकुलर बोलते हैं, और कई चैम्बर्स होंगे तो उसे हम मल्टीलॉकुलर बोलेंगे। ना प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सीड फॉर्मेशन इन प्लांट्स। आइए प्लांट्स में देखते हैं कि कैसे रिप्रोडक्शन होता है और कैसे रिप्रोडक्शन होकर के सीड फॉर्मेशन होता है। ओके, द प्रोसेस of reproduction and seed formation in plants includes pollination, fertilization changes and seed and fruit formation. Now about pollination, the process of transfer of pollen from anther to stigma is called as pollination. Okay, एंथर से स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन्स के पहुंचने की प्रक्रिया को हम पॉलिनेशन कहते हैं। ओके, ये 2 तरीके से होता है। सेल्फ पॉलिनेशन,
मतलब एक ही पौधे में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों पाए जाते हैं और उसके स्टिग्मा पर ये स्वतः यह प्रक्रिया अकेले पौधे के द्वारा ही यह पूर्ण होती है, उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। और क्रॉस पॉलिनेशन में किसी दूसरे सेम स्पेसीज यानी सेम स्पेसीज के किसी अदर प्लांट से स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन्स का पहुंचने की प्रक्रिया को हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। ओके, आइए इसको और क्लियरली समझते हैं। इट इज ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, ओके, और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। ओके, या तो एक ही प्लांट का होगा या तो एक ही पौधे के अंदर यह प्रक्रिया होगी। ओके, दैट इज योर वायलो, देन ग्राउंडनट, इंडियन सॉरेल और गार्डन ब्लॉसम, इनमें यह प्रक्रिया होती है। ओके, क्रॉस पॉलिनेशन। इन द क्रॉस पॉलिनेशन इट इज ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther from one plant to the stigma of another flower of anther plant but the same species, यानी सेम स्पेसीज के प्लांट के द्वारा एक पौधे से एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में के स्टिग्मा पर एंथर के पहुंचने की प्रक्रिया को ही हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। ओके, जनरली ये किस में होता है? मारीगोल्ड, मेज, कैस्टर, जिनमें ये क्रॉस पॉलिनेशन होता है। नाउ आइए देखते हैं इनमें फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। ओके स्टूडेंट्स, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया प्लांट में कैसे कंप्लीट होती है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, दैट इज मेल न्यूक्लियस फ्रॉम द pollen grain with the egg nucleus to form a zygote is called as fertilization। ओके, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होकर के जाइगोट बनने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ओके, एज अ रिजल्ट ऑफ पॉलिनेशन pollen grains is deposited on the stigma of carpel and it grows into a pollen tube। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, स्टिग्मा के ऊपर सबसे पहले पॉलन ग्रेन्स पहुँचते हैं, फिर उसके बाद उसमें क्या हो जाता है? पॉलन ट्यूब निकलता है। द पॉलन ट्यूब पियर्सेस द स्टिग्मा, पॉलन ट्यूब स्टिग्मा को पियर्स कर देता है। ओके, एंड द स्टिग्मा एंड ग्रोज थ्रू द स्टाइल, और स्टाइल से वह ग्रो करते हुए आगे की ओर बढ़ जाता है। इट एंटर्स द ओवरी, ओके, यह ओवरी से होते हुए अंदर पहुँचता है। देन ओविसैक थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड द माइक्रोपाइल। ओके, माइक्रोपाइल से होते हुए यह अंदर तक पहुंचता है। इट रिलीजेस द 2 मेल गैमेट्स इनटू द एम्ब्रियो सैक। ओके, और उसके बाद वह मेल गैमेट को 2 मेल गैमेट को वह कहाँ छोड़ देता है? एम्ब्रियो सैक में छोड़ देता है। वन ऑफ द मेल गैमेट फ्यूजेस विद एग टू फॉर्म अ जाइगोट। एक का काम क्या होता है? वह जाइगोट बना लेता है। ओके, दिस फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद एग टू फॉर्म जाइगोट इज कॉल्ड एज सिंगैमी, और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? सिंगैमी बोलते हैं। ओके, द अदर मेल गैमेट फ्यूजेस विद 2 पोलर न्यूक्लियाई टू फॉर्म एंडोस्पर्म, और बाकी जो एग बच जाता है, एक जो एग बचा हुआ है वह 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिल करके इंडोस्पर्म बनाता है। ओके, दिस फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद 2 पोलर न्यूक्लियाई इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन। ओके, और इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसको हम ट्रिपल फ्यूजन बोल रहे हैं। ओके, 2 पोलर न्यूक्लियाई और इसके पहले एक के साथ वह फर्टिलाइजेशन कर चुका है। ओके, जाइगोट बना चुका है। इस तरीके से यह ट्रिपल फ्यूजन इसे बोलते हैं। in the ovary 2 fusions takes place, और इस तरीके से इसमें 2 क्या बन जाते हैं? in the ovary 2 fusions takes place, इसमें 2 फ्यूजन होता है। in the these are syngamy and triple fusion, यानी यहाँ पर 2 तरीके की प्रक्रिया हुई। पहले को हमने सिंगैमी बोला और दूसरे को ट्रिपल फ्यूजन। ओके, दीज 2 प्रोसेस फॉर्म डबल फर्टिलाइजेशन, और इस तरीके से जो प्रक्रिया
कंप्लीट हुई उसे हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस क्या होते हैं? ओके, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं? फर्स्ट थिंग, जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो विद इन द ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर जाइगोट कई बार डिवाइड होकर के एम्ब्रियो बना लेता है। एम्ब्रियो पजेजेज अ रेडिकल। ओके, एम्ब्रियो में एक रेडिकल पाया जाता है और एक प्लोम्यूल और कार्टिलेडन्स विच स्टोर द फूड, जिनका काम क्या होता है? फूड को स्टोर करना। ओव्यूल चेंजेस इनटू सीड। ओव्यूल धीरे धीरे सीड के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ओवरी वॉल फॉर्म्स द फ्रूट, और ओवरी वॉल जो होता है वह फ्रूट का वॉल यानी जो फल होता है फल की दीवार बना लेते हैं। ओवरी चेंजेस इनटू फ्रूट। ओवरी किस में बन जाता है? वह परिवर्तित हो जाता है फ्रूट के रूप में। द ओवरी, द वॉल ऑफ ओव्यूल फॉर्म्स द प्रोटेक्टिव सीड कोट। ओके, द ओव्यूल यानी जो ओव्यूल है वह प्रोटेक्टिव सीड कोट को बना लेता है। द अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर लाइक सेपल्स एंड पेटल्स, स्टामेन्स, स्टाइल एंड स्टिग्मा फॉल ऑफ। और उसके बाद जो सेपल्स, पेटल्स और स्टिग्मा, स्टामेन जो थे वो सभी गिर जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपका एंडोस्पर्म है। ओके, फ्रूट फ्लैश आपको दिखाई दे रहा है, फ्रूट का जो आउटर पार्ट है। सीड कोट, सीड का जो कवरिंग होता है ये बना हुआ है, और उसके इंटरनल पार्ट में वहाँ पर क्या है? दैट इज योर एम्ब्रियो। ओके, नाउ अबाउट सीड जर्मिनेशन। ओके, नाउ आफ्टर दिस सीड germination takes place generally. Okay, now our next one topic is that sexual reproduction in human beings. Okay students, we will study it. Okay, what is sexual reproduction? Students, we will study reproduction in human being in our next video. Thank you.